हाँ विद्यार्थियों, आपने सुना होगा सेल। सेल क्या होता है सुना होगा, लेकिन क्या आप हाफ सेल के बारे में जानते हैं? हाफ सेल क्या होता है, या जिसे अर्ध सेल कहते हैं क्या होता है? इसे इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्या होता है? तो देखिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं हाफ सेल या जिसे कहते हैं अर्ध सेल। जी हाँ, क्या कहते हैं? अर्ध सेल। अर्ध सेल क्या होता है या इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो देखिए, ये एक धातु है। क्या है? धातु। और ये जो है इसी धातु के आयन का विलयन है, यानी ये आयनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये? आयनिक विलयन। तो जब किसी धातु को उसी के आयन के विलयन में डुबो दिया जाता है, ठीक है ना? देखिए, ये डुबोया गया, ये आपकी धातु है और ये क्या है? आयनिक विलयन। तो जब किसी धातु को उसी के आयन के विलयन में डुबो दिया जाता है तो ये धातु आयनिक विलयन के सापेक्ष, ये जो आयनिक विलयन भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना? ये जो आयनिक विलयन भरा हुआ है, इस आयनिक विलयन के सापेक्ष या तो अधिक धनात्मक हो जाएगी या अधिक ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस डिवाइस को, इस युक्ति को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या हाफ सेल बोलते हैं, या अर्ध सेल बोलते हैं। अब परीक्षा में आ गया अर्ध सेल किसे कहते हैं। हम क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखिए कि जब किसी धातु को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष या तो अधिक धनात्मक हो जाती है या अधिक ऋणात्मक हो जाती है। तो इस युक्ति को इलेक्ट्रोड कहते हैं या अर्ध सेल कहते हैं। आइए अब इसी से हम कोरिलेट करते हैं अगली चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखा है? जी हाँ, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अभी हमने देखा इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड भाई ये है। अब इलेक्ट्रोड का विभव क्या है? तो देखिए, विलयन और धातु के बीच जो विभवांतर स्थापित हो, जो विभव स्टैब्लिश्ड हो गया हो, पोटेंशियल जो यहाँ पर स्थापित हो गया हो, उस विभव को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यानी अगर हम शुरू से अब बताएं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन, ये धातु की छड़ उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ या तो अधिक धनात्मक हो जाती है, किसके सापेक्ष? विलयन के सापेक्ष, या तो अधिक ऋणात्मक हो जाती है, किसके सापेक्ष? विलयन के सापेक्ष। इस प्रकार धातु और उसके आयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर स्थापित हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है? इसे शार्ट में लिखना चाहो, शार्ट में है, शार्ट में कैसे बताओगे? धातु और उसके आयन के बीच स्थित विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूं और इसको टू द पॉइंट लिख देता हूं। क्या? धातु छड़ व इसके आयनिक विलयन। कौन सा विलयन? जी हां, आयनिक विलयन के बीच स्थित विभवांतर को, क्या? स्थित विभवांतर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? ये इलेक्ट्रोड विभव। धातु छड़ व उसके आयनिक विलयन के बीच स्थित विभवांतर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है? तो ये परीक्षा में आता है, आप इसको याद नहीं करना है, सिंपली ऐसा लिख दीजिए। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? आप लिखिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो अधिक धनात्मक या फिर अधिक ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार धातु छड़ और उसके विलयन के बीच एक विभव स्थापित होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इसको भाई ई से प्रकट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। किससे? ई से इसको प्रकट करते हैं। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को हमने लिया है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये धातु की
छड़ जो ली गई है ये जिंक धातु है। जिंक धातु की छड़ को ZnSO4 एक्वस में डुबोया गया है, यानी यहाँ पर Zn2+ या Zn+2 ये आयन है और इस आयन में इसको डुबो दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक बाउंड्री लाइन है और यहाँ इस तरफ भाई Cu है। कौन सी धातु है? Cu यानी कापर, और कापर को कापर सल्फेट विलयन में यानी इसको Cu2+ आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है, डुबोया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये बल्ब लगा दिया गया, बल्ब जल गया। ये आपका पॉजिटिव पोल है और ये आपका निगेटिव है, ये बल्ब जल गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये पूरा सेल है भाई, यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये एक कंप्लीट सेल है। क्या है ये? जी हाँ, कंप्लीट सेल है ये। लेकिन अपने को कंप्लीट नहीं, ये यहाँ से हम इसको अलग कर दें, ये वाला अलग है और ये वाला अलग। तो ईच इलेक्ट्रोड इज कंसीडर्ड एज हाफ सेल। ओके, वी कैन से एवरी सेल हैज 2 इलेक्ट्रोड। एवरी सेल यानी प्रत्येक सेल कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? उसके पास 2 होते हैं, एक पॉजिटिव पोल बनाता है, एक निगेटिव पोल बनाता है। अब अगर उनमें से हम आधा ले लें तो वो क्या होगा? अपना अर्ध सेल हो जाएगा या इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है यार कि इलेक्ट्रोड 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो वे जो भाई निगेटिव पोल बनाए और एक वे जो पॉजिटिव पोल बनाए। तो गैल्वेनिक सेल में, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आपको बिजली मिल रही है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो इसमें जो यानी इस प्रकार के जो सेल हैं, इसमें जो निगेटिव पोल होगा वो आपका एनोड होगा। उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? एनोड। और जो ये पॉजिटिव होगा उसको कहेंगे भाई कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। कैथोड, इसको एक तरह से और भी समझ सकते हो, वह इलेक्ट्रोड, क्या? जी हाँ, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो। क्या हो भाई? ऑक्सीडेशन। तो वो होता है एनोड। नोट दैट, इसको दिमाग के किसी कोने में एकदम रख लीजिए कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या हो? ऑक्सीडेशन की क्रिया हो। क्या हो भाई? ऑक्सीडेशन, यानी कि क्या हो? ऑक्सीकरण की क्रिया हो। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो तो क्या होता है? वो उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया हो, रिडक्शन माने अपचयन की क्रिया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जी हाँ, इसे बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब कंडीशन हमारी मानक हो, मानक के रूप में स्टैंडर्ड कंडीशन हो। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको बता देता हूं, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसंट्रेशन शुड बी यूनिट यानी कि मोलर कंसंट्रेशन। और तीसरी चीज, ये तो भाई टेम्परेचर यानी ताप, ये क्या हो गया भैया? सांद्रता। और तीसरी चीज दाब। दाब क्या हो? 1 atm यानी कि 1 वायुमंडल दाब। तो ये जो कंडीशंस है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ताप, दाब व सांद्रता की मानक परिस्थिति ये होती है भाई। तो इस कंडीशन में अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला जाता है, ठीक है, जब ताप, दाब व सांद्रता की मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ज्ञात होता है उसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 2 तरह का हो सकता है।
कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का। एक तो भाई होगा SOP, ये SOP मैं फुल फॉर्म भी आपको बता दूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा होगा भाई SRP। क्या होगा? जी हाँ, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें साथ साथ प्रिंट होती चलें। ये SOP यानी मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और ये क्या होगा भाई? ये होगा मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या होगा? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ ये 2 तरह का हुआ, एक SOP और दूसरा SRP, यानी कि मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब ये क्या है यार? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर हो जाए मामला, एकदम स्पष्ट हो जाए। वो क्या कि मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है? देखिए यहाँ पर आइए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि जब किसी इलेक्ट्रोड को, किसको? इलेक्ट्रोड को, जब किसी इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। कब? ताप, दाब व सांद्रता की मानक परिस्थितियों में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस समय जो हमको विभव प्राप्त होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब देखिए, वही चीज को कहना है यहां पर, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में वही चीज बताना है, केवल एक चीज जोड़ना है। क्या? सुनिएगा ध्यान से। जब किसी इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मानक परिस्थितियों में, ताप, दाब, सांद्रता की मानक परिस्थितियों में जोड़ा जाता है और इलेक्ट्रोड पर, जो दिया गया इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? जी हाँ, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। तो उस इलेक्ट्रोड विभव को मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर? देखिए, अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा बैक होइए, फिर से सुनिए। ओके? अब देखिए यहां पर कैसे हम कहेंगे? जब किसी इलेक्ट्रोड को, किसको? इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। कब? ताप, दाब, सांद्रता की मानक परिस्थितियों में। और उस समय दिए गए इलेक्ट्रोड में अपचयन होता है, रिडक्शन। क्या होता है भैया? अपचयन होता है। तब उस विभव को क्या बोलते हैं? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो SOP और SRP है, एक्चुअली इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इनकी दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम। ओके? अंतर क्या होगा? अगर SOP वैल्यू पॉजिटिव होगी तो SRP क्या होगी? निगेटिव। देयर विल बी डिफरेंस अबाउट ओनली साइन, केवल चिन्ह का अंतर रहेगा बस। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने लिखा Li चेंज इनटू Li+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? जी हाँ, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने पढ़ा 11th में कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। देखिए Li क्या कर रहा है? Li+ में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो यहां पर जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे SOP वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये वैल्यू भाई क्या है? माना 3.05 वोल्ट है। कितना है? 3.05 वोल्ट।
न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3.05, ठीक है। तो जो इसकी एसआरपी वैल्यू होगी दोस्त वो क्या होगी, सेम 3.05 वोल्ट, बट इसका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी एसआरपी की जो वैल्यू होगी एसओपी के न्यूमेरिकल वैल्यू के जस्ट बराबर होगी, लेकिन अंतर क्या होगा, अगर एसओपी यहाँ ये देखिए प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर किसी कैलकुलेशन में मान लीजिए एसओपी वैल्यू हमको दे दी गई तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, हम उसे एसआरपी वैल्यू में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑथेंटिक एसआरपी वैल्यू है। आगे आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझेंगे। अभी हम आपको बताएंगे भी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो एसआरपी वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की जाती है। तो एसआरपी वैल्यू को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए आप इसको जो है एसओपी को एसआरपी में बदलना जो है यहाँ से कंफर्म रखें, क्लियर रखें। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम अभी कह रहे थे कि किसी इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, सी या फिर NHE, ये क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, यानी ताप, यहाँ पर क्या लिखा है मानक ना, तो ताप, दाब और सांद्रता आप जान ही गए होंगे, जान गए कि नहीं भाई? ताप कितना होगा 25 डिग्री, दाब कितना होगा 1 वायुमंडल, यहाँ मैं ये लिख देता हूँ H2 गैस यहाँ से इंसर्ट हो रही है कितने दाब पर, 1 वायुमंडल दाब पर, तो 1 वायुमंडल दाब पर है। और सांद्रता क्या होगी, ये देखिए मोलर सांद्रता, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ आपको ताकि दिखाई दे। ये H2 गैस जा रही है, कहाँ पर जा रही है भैया, एक ये परख नली है जो उल्टा करके रख दी गई है इस प्रकार से, और यहाँ से H2 गैस को प्रवाहित किया जा रहा है किस दाब पर, 1 वायुमंडल दाब पर, और टेम्परेचर क्या रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और ये यहाँ पर एक प्लेटिनम वायर है जो लगी हुई है, ये प्लेटिनम प्लेट है जिससे वायर कनेक्ट की गई है। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो भाई यहाँ से निकलेगी बुलबुले के रूप में, चूँकि ये ओपनिंग है टेस्ट ट्यूब की, तो यहाँ से निकलेगी ये बुलबुले के रूप में, इस प्रकार से निकलेगी। अब यहाँ पर होगा क्या यार, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा ये रिडक्शन रिएक्शन, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर हम लिख दिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन जब होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, एसआरपी की वैल्यू होगी। एसआरपी वैल्यू आएगी 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो 0.00 वोल्ट जो ये प्राप्त होता है, यही जो है वो क्या होता है, यही जो है क्या होता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, जब किसी बीकर में H+ आयन का इकाई सांद्रता का विलयन लेकर के और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो प्लेटिनम प्लेट या प्लेटिनम वायर और आयन के विलयन के बीच जो विभव स्थापित होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। इस पूरे युक्ति को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम वायर और विलयन के बीच जो स्थित विभव है क्या है, 0.00 वोल्ट, इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है? आइए आगे फिर। ECS या जिसका फुल फॉर्म है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं भाई? जी हाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, कोई भी ऐसा साल नहीं है बेटा जिसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन ना आया हो। विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको अगर आप
बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इनके, उनको भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, एक्चुअली क्या है ये? देखो भाई, जब विभिन्न धातुओं को उनके एसआरपी वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर से सुनिए, जब विभिन्न धातुओं को उनके एसआरपी वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो जो धातुओं की श्रेणी हमको प्राप्त हो रही है उसी श्रेणी को ही कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर है? ये श्रेणी कैसे प्राप्त होती है, इसको आपको याद करना होगा। बहुत से शिक्षक ऐसे कहते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के लिए ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ऐसे गाना बनाइए, वैसे गाना बनाइए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गाना आदि से अगर हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं और याद कर भी लेते हैं, तो जब कभी हमको भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो उस गाना को हम फिर डिकोड नहीं कर पाते कि उस गाना का क्या मतलब है, और फिर उससे जो है हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व नहीं हो पाती। तो ऐसी दशा में सबसे अच्छा काम क्या है भाई कि एज इट इज, जैसा है वैसे इसको याद कर लिया जाए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब मुझे याद हो सकती है तो आपको भी याद हो सकती है। आपको मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे आप सुन लीजिए, LI के BSR CA NAMG ALM NZN CRF CD CO NISN PB 2H CU HG AG PT AU। देखिए मुश्किल से 10 सेकंड में मैंने आपको सुना दिया। LI के BSR CA NAMG ALM NZN CRF CD CO NISN PB 2H CU HG AG PT AU। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए ये जो है मैंने पूरा लिख दिया है, LI के BSR CA NAMG ALM NZN CRF CD CO NISN PB 2H CU HG AG PT AU। अब देखिए ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। इस तरह से आप नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये LI है ना, हमको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, SRP वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में। SRP वैल्यू के SRP क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन माने अपचयन। ठीक है ना, तो अपचयन यहाँ पर हमको शो करना है। तो अब जैसे अपचयन तब होगा भाई जब ये आयन के रूप में हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे Li है तो Li+1 लिखेंगे, Li+1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा Li। जैसे K+1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, K धातु बन गया, K मेटल बन गया। ये Ba2+ होता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा भैया, तो ये बनेगा Ba मेटल बन गया। जैसे Sr2+ होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है, तो ये क्या बनेगा, Sr बनेगा। तो अब जब ये रिएक्शन लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, तो जब रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो आगे का जो कॉलम होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, SRP वैल्यू। तो SRP वैल्यू इसकी क्या होती है, -3.05 वोल्ट के आसपास होती है। इसको हमें याद नहीं करना है, हमको ये क्रम ही याद हो जाए, बस इतना ही सफिशियंट है। मैं आपको बता दूंगा कि इसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंट सवालों में किया जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये केवल क्रम याद हो कि Li ऊपर है या SR ऊपर है या Mg ऊपर है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, कौन किससे ऊपर है या कौन किससे नीचे है, ये अपने को कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे नीचे यहाँ क्या है, Au, ये 3+ होता है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनेगा, Au। ठीक है, जैसे Pt8 ये 2+ होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या बनेगा, Pt। तो देखिए यहाँ पर Li के BSR CA NAMG ALM NZN CRF CD CO NISN PB 2H, ये H में क्या होता है भाई, 2H में क्या होता है, यहाँ H+ लेंगे और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो क्या बनेगा भैया, H2। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो SRP वैल्यू होगी वो होगी 0.00 वोल्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर से जब चलेंगे तो SRP वैल्यू निगेटिव में होगी, हाँ निगेटिव साइन होगा, और ये धीरे धीरे जो है आगे जब जाते जाएंगे और हाइड्रोजन के पास आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,
और 0 से फिर क्या वैल्यू मिलेगी, SRP वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव में। ठीक है, तो SRP वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी। तो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, थोड़ा पेन बदलता हूं मैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन द ECS, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप से बॉटम की ओर चलेंगे तो साथियों क्या होता है, रिएक्टिविटी या जिसे कहते हैं सक्रियता या जिसे कहते हैं अभिक्रियाशीलता, वो क्या होती है भैया, घटती है। नोट कर लीजिए, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए कि जब ऊपर से चलते हैं तो सक्रियता क्या होती, घटती है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपचायक क्षमता घटती है। ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए भाई, आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे चलने पर सक्रियता क्या होती, घटती है, अपचायक क्षमता घटती है या आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो मेरे समझ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही है तो फिर चैट सेक्शन में आप लिखिए कि वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये मेटल की बात हमने की, किसकी बात की, मेटल की, यानी धातुओं की बात की। अब जैसे भाई अगर अधातुओं की बात करें, चूँकि बहुत सारे नॉन मेटल भी अपने को यूज में लाने रहते हैं, तो अधातुओं की बात करें तो बेसिकली जो अधातु हैं नॉन मेटल्स, वो हेलोजन है। कौन है भैया, कौन है भैया, हेलोजन। जी हाँ, हेलोजन यानी 7th A वर्ग के जो एलिमेंट हैं, बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है AT एस्टेटीन, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, इसको हम छोड़ देंगे। आपने इसको याद भी किया, फिर कल बाहर आई अंटी है, फिर कल बाहर आई अंटी, ये जो है 7th A वर्ग के एलिमेंट हैं, इनको आप हेलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअली जो F2 होता है इसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसकी सक्रियता किससे ज़्यादा होगी, Cl2 से। Cl2 की सक्रियता किससे ज़्यादा होगी, Br2 से। Br2 की सक्रियता किससे ज़्यादा होगी, I2 से। यानी जब हम ऊपर से नीचे की बात करेंगे, यहाँ F2 Cl2 Br2 I2 आप कंसिडर करिए, चूँकि ये नेचर में अगर पाया जाएगा तो F2 के रूप में, Cl2 के रूप में, Br2 के रूप में, I2 के रूप में। तो अगर ऊपर से नहीं चलेंगे तो भाई सक्रियता क्या होती है, घटती है। ओके, यानी कि I2 से यानी आयोडीन से ज़्यादा सक्रिय Br2, Br2 से ज़्यादा सक्रिय Cl2, इससे ज़्यादा सक्रिय ये है। ठीक है, सबसे कम सक्रिय कौन है, I। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आप लोगों ने सीखा भाई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। अब भाई इसको याद करना है, याद करने में करीब आप 1 आध घंटा समय जो है इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको याद होगा। तो याद करना जरूरी क्यों है, क्यों इसको हम याद करें, ठीक है, क्यों इसको हम लर्न करें, इसके पीछे क्या रीजन है। तो जस्ट वेरी सिंपल 2 वर्ड में कहेंगे, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ ECS। इसका क्या होता है, यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, इसलिए हमें इसे याद रखना है। इसका एप्लीकेशन बेसिकली 3 एप्लीकेशन है, एक एक करके हम उसको देखते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, इन अनुप्रयोगों को हम 3 पॉइंट्स में यहाँ पर ले रहे हैं। पहला अनुप्रयोग यार क्या होता है, पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या, प्रेडिक्शन इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी अपने को याद है तो कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी, इसका हम प्रेडिक्शन, इसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरी चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल
यानी गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उसको केमिस्ट्री में किस प्रकार से प्रदर्शित करें, ये भी हम तब कर पाएंगे जब अपने को ECS पता हो। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना, गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना, दिस इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज, तीसरा जो और लास्ट जो इसका एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ EMF, यानी कि कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा भाई, गणना, यानी विद्युत वाहक बल की गणना, विद्युत वाहक बल की गणना करने में भी ECS का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसके 3 एप्लीकेशन हैं, एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। अब बात करते हैं ये पहला वाला, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला जो है, इसको A नंबर डाल देता हूँ, इसको B नंबर, इसको C नंबर। जो पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी, जो पहला है, पहले में क्या करेंगे, धातु आयन के विलयन से धातु का विस्थापन। बात को समझिए, कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा धातु का धातु से विस्थापन, तो धातु का धातु से नहीं, धातु आयन के विलयन से, ठीक है ना, धातु आयन के विलयन से धातु का विस्थापन लिखेंगे तो और टू द पॉइंट होगा। जब दूसरा जो हम लिख रहे हैं वो है भाई अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। जो अम्ल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड हैं, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, आर्हीनियस ने यही कहा था ना कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वही क्या होता है, एसिड होते हैं। तो हम इस एसिड को ले रहे हैं जो H+ आयन डोनर हैं। तो H+ आयन वाले जो एसिड हैं, उन अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, से H2 गैस का विस्थापन, ये दूसरा है। ठीक है, और तीसरा क्या, C नंबर हम लिख रहे हैं, अधातु के लवण के जलीय विलयन से अधातु का विस्थापन। ठीक है ना, अधातु का विस्थापन। तो देखो ये जो भविष्यवाणी है भाई, ये 3 केस में हम यहाँ पर ले रहे हैं, अच्छे से समझने के लिए 3 केस में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला केस, धातु आयन के विलयन से धातु का विस्थापन, यानी धातु आयन के विलयन से, यानी धातु का धातु से विस्थापन है ये, और अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन है ये। और तीसरा ये अधातु का जो लवण का जलीय विलयन होगा उसमें से अधातु का विस्थापन होगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी ये पहला एप्लीकेशन है। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। पहला नंबर लिख देता हूं कि लवण के जलीय विलयन से धातु का विस्थापन, यही था ना। तो भाई इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया CuSO4 एक्वस और इसमें रिएक्शन करवाया ग्रैनुलेटेड जिंक का, ये जिंक है, जिंक मेटल। तो रिएक्शन होगा तो होगा क्या, बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन तो लिखा हुआ है भाई, इक्वेशन CuSO4 प्लस Zn बन गया, ZnSO4 और Cu निकल गया। तो ये रिएक्शन वास्तव में होगा कि नहीं होगा, बात को समझिएगा थोड़ा। देखिए CuSO4 में जो ये Cu है किस रूप में है भैया, Cu2 प्लस के रूप में, एक्वस है तो इसका आयनन होगा, और आयनन है तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये होगा। अब Cu2 प्लस यहाँ से अपने आयन के जलीय विलयन में से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, ये हमें देखना है। तो देखिए जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर हैं, ठीक है, उनकी सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। देखिए ये Zn है, Zn Cu से ऊपर है तो इसकी सक्रियता क्या होगी, अधिक होगी। और जब इसकी सक्रियता अधिक होगी तो ये CuSO4 के विलयन से Cu को किक आउट कर देगा, ये यहाँ से इसको हटा देगा। क्यों, चूंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली है ना यार,
तो ये जो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, CuSO4 विलयन से Cu को यहाँ से हटा देगा, और जब Cu को हटाएगा तो ये आपका रिएक्शन होगा। बट यहीं पर अगर ऐसा हो जाए क्या, ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन होगा। देखिए ZnSO4 प्लस Cu जो है ना वो Zn से नीचे है, तो इसकी सक्रियता कम है, तो अपने से अधिक सक्रिय को ये यहाँ से हटा नहीं पाएगा। यानी आप सोचो कि Zn निकल जाएगा और CuSO4 बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में, लगभग हर बार आता है, इस प्रकार से सजा के लिखता है कि क्या कारण है कि CuSO4 विलयन में लोहे की कील डालने से उसका नीला रंग गायब हो जाता है। फिर से सुनिए, CuSO4 विलयन में, किस विलयन में, CuSO4 विलयन में, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में लोहे की कील डालने से, ये लोहा कील है, लोहे की कील डालने से क्या कारण है कि CuSO4 विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है। आपके पास क्या है, CuSO4 है और लोहे की कील यानी लोहा Fe। अब जब डालते हैं तो होता क्या है, आप जान जाइए यहाँ से, Fe का स्थान Cu से ऊपर है कि नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? जी हाँ, ये ऊपर है भाई। Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe मिल गया। और Fe के बाद जब और आगे जाएंगे CO, NiSN, Pb2H, Cu, तब Cu मिलेगा। यानी Cu कहाँ है, नीचे है, और Fe कहाँ है, ऊपर है। और जो ऊपर है तो इसकी सक्रियता क्या है भैया, अधिक है। तो जो अधिक सक्रिय है वो अपने से कम सक्रिय को यहाँ से लात मार के बाहर कर देगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu निकल जाएगा। अब देखिए, जो CuSO4 विलयन का रंग नीला है वो नीला क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयन। Cu2+2 आयन के कारण क्या होता है, रंग इसका क्या होता है, नीला होता है। लेकिन जितने Cu2+ हैं कहाँ, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी Cu2+ हैं वो सब क्या बन गए भैया, Cu बन गए। और Cu का रंग क्या होता है, नीला नहीं होता। ठीक है, कापर का रंग नीला नहीं होता। कापर के इस आयन का रंग नीला होता है लेकिन इसका नीला नहीं होता। क्लियर है? तो क्यों ऐसा हुआ, चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान Cu से ऊपर है, तो Fe ने क्या किया, CuSO4 विलयन से Cu को प्रतिस्थापित कर दिया। ये रिएक्शन हो जाने की वजह से इस विलयन में जो Cu2+ के कारण नीला रंग है वो गायब हो जाता है। ठीक है, और देखिए दो एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं। जैसे हमने लिया भाई PbSO4 एक्वस, ठीक है, PbSO4 एक्वस ले लिया और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं K से, पोटेशियम से। तो अब देखिए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, प्रिडिक्ट करिए, इसकी भविष्यवाणी करिए आप लोग, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। आप तभी भविष्यवाणी कर पाएंगे वो जो मैंने ट्रिक बताया ना। देखिए यहाँ पर K का स्थान आप देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में काफी ऊपर है, और जब ऊपर होगा K तो इसकी जो सक्रियता होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। तो जो अधिक सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय, ये क्या है, नीचे है। देखिए K से काफी नीचे मिलेगा आपको, तो काफी नीचे, तो ये नीचे वाले की सक्रियता कम होगी, तो जो कम सक्रिय है उसको अधिक सक्रिय वाला हटा देगा यहाँ से। यानी यहाँ बन जाएगा K2SO4 और Pb क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मतलब कि प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने लिया FeCl3, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा दिया Na से। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 ले सकते हैं। हाँ, तो FeCl3 का रिएक्शन करवा दिया Na से, तो क्या बनेगा भाई, NaCl बन जाएगा और Fe क्या होगा, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, चूंकि भैया ये एक्वस है और Fe का स्थान Na से काफी नीचे है। Na की सक्रियता अधिक है, तो जो अधिक सक्रिय होगा अपने से कम सक्रिय को यहाँ से किक आउट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3NaCl बैलेंस करने के लिए, और क्या निकल जाएगा, Fe निकल जाएगा। क्लियर है? बी नंबर लेते हैं, जिसमें क्या था, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, अम्लों से H2 का विस्थापन। ठीक है, देखिए
जैसे हमने लिया H2SO4, क्या लिया भाई, H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें हम रिएक्शन किसका करा दें, जैसे हम करा दें रिएक्शन Zn का। तो Zn चूंकि H से काफ़ी ऊपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में काफ़ी ऊपर है, तो क्या बनाएगा ये क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ऐसा क्यों हुआ, वही फंडा, वही सेम, वही चीज, क्या कि Zn का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए Zn H2SO4 विजन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अब यहीं पर अगर हम H2SO4 लें और इसका रिएक्शन सोचें कि ऐसा है, हम करा देते हैं Cu से, ठीक है, तो होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो हाइड्रोजन भैया नहीं निकलेगी। तो इस प्रकार से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है, ये लिख दिया H2SO4 प्लस Cu, बन गया भैया CuSO4 और निकल गया H2। अब देखोगे कि अरे यार ये तो बिल्कुल सही इक्वेशन लिखा है, और तुम कहोगे कि नहीं हाँ ये सही है, ये होगा, तो यही सवाल क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे HCl हमने ले लिया, क्या ले लिया भैया, HCl, इसका रिएक्शन हमने Na से करा दिया, तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा NaCl और निकल जाएगी H2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पर भी 2 ले लीजिए, ये भी 2 हो जाएगा, तो क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। तो किस अम्ल से कौन सी धातु H2 गैस का विस्थापन कर पाएगी, कौन सी नहीं कर पाएगी, ये क्या हुआ भाई, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। और बहुत सिंपल, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो विस्थापन कर देगी, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाएगी। अगला देखिए, सी नंबर में आइए। सी नंबर में क्या था कि अधातु लवण में से अधातु का विस्थापन, लवण से क्या, अधातु का विस्थापन। तो लवण में से अधातु का विस्थापन, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई है KCl है, अब इसमें हम Br2 का रिएक्शन करा रहे हैं और सोचें कि ये बन जाएगा भैया KBr और निकल जाएगी क्या, Cl2। थोड़ा बैलेंस भी कर दीजिए, ये है 2, ठीक है, ये भी क्या है 2, तो यहाँ क्या निकल गई, Cl2। ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा चूंकि जो Br2 की सक्रियता है वो Cl के सक्रियता से कम है। मैं लिख देता हूँ, F2 की सक्रियता सबसे ज़्यादा, Cl2 की किससे ज़्यादा, Br2 से, Br2 की किससे ज़्यादा, I2 से, ये क्रम होता है। तो सक्रियता सबसे ज़्यादा F2 की उससे कम, Cl2 की उससे कम, Br2 की उससे कम, I2 की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये Br2 है इसकी सक्रियता Cl से कम है। जब कम है तो कम सक्रिय वाला, ये क्या हुआ, कम सक्रिय वाला, तो कम सक्रिय वाला अधिक सक्रिय को उसके लवण के जलीय विलयन में से उसको हटा नहीं पाएगा। लेकिन यहीं पर अब ये रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, KBr प्लस Cl2 बन जाएगा 2KCl और क्या निकल जाएगी, Br2। तो ये सही है, बट ये सही नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा भाई पहला। अब पहला क्या था भाई, पहला जो एप्लीकेशन था प्रेडिक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला क्या था, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी। तो ये हो गया भाई। अब देखिए जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको ध्यान समझ लीजिए। अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं और देख रहे हैं तो इसको देख करके तभी जाइएगा ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए एकदम, कहीं से कोई कसर ना रहे कि भाई ये होता तो ज़्यादा ठीक था। तो दूसरे एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं जो कि था गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना। गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना। गैल्वेनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, आप सुन लीजिए।
और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। गैल्वेनिक सेल को कैसे प्रकट करते हैं, तो भाई जो ज़्यादा सक्रिय हो पहले उसकी धातु लिख देंगे, फिर स्लैश बार में क्या लिखेंगे, उसके आयन का विलयन लिख देंगे, फिर स्लैश बार में जो कम सक्रिय धातु होगी उसको लिख देंगे, और फिर उसके बाद तब फिर क्या लिखेंगे, कम सक्रिय धातु लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं भैया, एनोड लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं। एनोड कौन होता है भैया, जो ईसीएस में ऊपर होता है, ईसीएस में ऊपर, यानी जो ज़्यादा सक्रिय होता है। क्या होता है भैया, ज़्यादा सक्रिय। तो पहले एनोड को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं, कैथोड को। और जब एनोड लिखने लगेंगे तो एनोड में पहले हम मेटल लिखेंगे, उसके बाद उसका आयन का विलयन किस में लिखेंगे, ये दो लाइन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, कम सक्रिय वाले को, जो ईसीएस में कहाँ होगा, नीचे होगा। ईसीएस में कहाँ होगा भैया, नीचे होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो सक्रियता होगी क्या होगी, अपेक्षाकृत कम होगी। तो जो कम वाला होगा फिर उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम उसके आयन का विलयन लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, उसकी मेटल को लिखेंगे। तो यानी ये क्या हुआ भाई, देखिए ये हुआ आपका एनोड और ये क्या हुआ, कैथोड। क्लियर है ना। एक ये एग्जाम्पल भी मैं साथ में लिखा हूँ, आप समझ गए होंगे। Zn देखो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए ये एनोड हुआ, और Cu नीचे है, इसलिए ये क्या हुआ, कैथोड हुआ। तो जो ऊपर है उसमें पहले हम मेटल को लिखेंगे, बाद में उसके आयन को लिखेंगे। फिर कैथोड में क्या क्रम है, पहले आयन को लिखेंगे, बाद में फिर मेटल को लिखेंगे। क्लियर है। एक चीज़ यहाँ पर यार मैं बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आने वाला है। ये जो एनोड होगा गैल्वेनिक सेल में, ये निगेटिव पोल बनाएगा। जो टर्मिनल होगी बैटरी की, या जो सेल होगा, सेल का जो टर्मिनल होगा ये निगेटिव होगा, यानी कि ये ऋणात्मक ध्रुव बनाएगा। ठीक है, जो एनोड होगा वो क्या बनाएगा, ऋणात्मक ध्रुव, और जो कैथोड होगा भैया वो बनाएगा पॉजिटिव पोल, यानी पॉजिटिव ध्रुव बनाएगा। यानी धन वाली जो खूंटी होगी वो कैथोड होगी, और जो ऋण वाली खूंटी होगी वो क्या होगी, एनोड होगी। नोट कर लीजिएगा इसको। और अगर अपघटनी सेल है, कौन सा सेल, अपघटनी सेल, तो वहाँ पर जो एनोड होगा भाई वही क्या होगा, पॉजिटिव पोल होगा, और जो कैथोड होगा वो क्या होगा भाई, निगेटिव पोल होगा। तो इसको समझिएगा, कैथोड निगेटिव, और यहाँ भी आप क्या मार दें, गैल्वेनिक सेल में भी मार दें कि यह कैथोड निगेटिव होगा। तो कैथोड निगेटिव कहाँ होगा भाई, यह अपघटनी सेल में, और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा कहाँ, अपघटनी सेल में। बट इसका अपोजिट हो जाता है गैल्वेनिक सेल में। एनोड क्या होता है, निगेटिव पोल होता है, और कैथोड पॉजिटिव। ओके, अब देखिए तीसरे में आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ या विद्युत वाहक बल की गणना। विद्युत वाहक बल की गणना, ये जो तीसरा एप्लीकेशन है मैं फटाफट इसको बता रहा हूं, और बहुत सिंपल बताऊंगा। एक फार्मूला, क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। क्या ये फार्मूला ये नहीं याद रख पाओगे, कितना सिंपल है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी जो दाहिने तरफ होए, ठीक है, उसको उसकी वैल्यू पहले लिखो और उससे घटा दो लेफ्ट वाले। दाहिने कौन है, देखो ये सेल है एक तो, ये सेल भी लिखा है लगे हाथ। यहाँ देखो दाहिना ये है Cu वाला, तो Cu की जो वैल्यू होगी उसको हम पहले लिख देंगे, यानी जो Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और लेफ्ट वाले का फिर बाद में लिखेंगे, माइनस कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मान हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी फार्मूला को दोस्त ऐसे भी याद कर सकते हो यार, कैसे, बहुत सिंपल में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट कैथोड, क्या, जी हाँ कैथोड से क्या करें, ई नॉट एनोड। ये जो दाहिने तरफ है वही तो क्या है, कैथोड है। तो कैथोड से क्या करना है हमको, एनोड को घटा देना है। ओके,
तो भाई इस वीडियो में अभी तक क्या सीखा? हाफ सेल या जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एसओपी और एसआरपी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कल। थैंक यू।